नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। डियर्स, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे राजस्थानी चित्रकला के बारे में। तो पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ। थोड़ा सा समअप कर लेते हैं। 1550 यानी 16वीं शताब्दी के मध्य से आरंभ होकर ये कला 17वीं 18वीं शताब्दी पर अपने उत्कर्ष पर पहुंची। अपभ्रंश शैली में कुछ सुधारों के साथ ही इस कला का जन्म माना जाता है। ये बात हम पिछले वीडियोस में देख कर आए हैं, बात की है हमने इसके बारे में। और हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर अलग अलग रियासतें जो थी राजस्थान में, उन रियासतों में कुछ अलग अलग विशेषताओं के साथ ये कला पनपी। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ निजी विशेषताओं के साथ ये कला अलग अलग रियासतों में अलग अलग विशेषताओं के साथ विकसित होती रही। लेकिन समग्र रूप से राजस्थानी कला की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके अंतर्गत ये सारी इसकी शैलियाँ और उपशैलियाँ इसके में समाहित हो जाती हैं। अब राजस्थानी कला के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, जोधपुर, आमेर, बहुत सारी शैलियाँ हैं, जिसमें से मुख्य तौर पर हमने मेवाड़, राजस्थान में किशनगढ़ और बूंदी, इन तीनों शैलियों के बारे में हमने विस्तृत तौर पर बात की थी। इन तीनों ही प्रकार की शैलियों में कुछ कुछ भिन्नताओं के साथ राजस्थानी शैली की समग्र रूप से जो विशेषताएं हैं वो सभी में एक जैसी हैं। तो यहाँ पर जो पूरे राजस्थान में चित्रकला में जो जो विशेषताएं पनपी, अर्थात जिन विशेषताओं के कारण इसको राजस्थानी शैली के रूप में पहचाना जाता है, उन विशेषताओं की आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में बात करेंगे। तो हम राजस्थानी कला के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि इस शैली को अपभ्रंश शैली से विकसित होता हुआ देखा जा सकता है। ये क्या क्या खास बातें थी जो अपभ्रंश शैली और इसमें समानता और विभिन्नता देखी जा सकती है। तो अपभ्रंश शैली की परली आंख का जो अंकन था उसकी समाप्ति और एक चश्म मुखाकृतियों से ही राजस्थानी शैली का उदय होता है। अपभ्रंश के जितने भी चित्र हैं वो प्राय इकहरे कागज पर यानी सिंगल पेपर पर बने हुए हैं, जबकि राजस्थानी शैली के जो चित्र हैं वो वसली पर बने हैं। वसली क्या होता है? वसली एक्चुअली बहुत सारे कागज़ों को एक के ऊपर एक चिपका कर गत्ते के समान एक मोटा कागज़ बना लेने को वसली कहते हैं। ये हैंडमेड पेपर्स होते थे जिनको एक के ऊपर एक चिपका कर मोटे परत तैयार की जाती थी कागज़ों की, और फिर उस पर सरेस लगाकर या कुछ प्राइमर लगाकर और फिर चित्रांकन किया जाता था। ये वसली कहलाती थी। ये गत्ते जैसा मोटा कागज़ हो जाता था, तो वो वसली कहलाती। तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो इकहरे कागज यानी सिंगल पेपर पर बने हैं, जबकि राजस्थानी शैली के जो चित्र हैं वो वसली पर बने हैं। अपभ्रंश शैली में राजस्थानी चित्रकला की अपेक्षा रंग सीमित हैं, जबकि राजस्थानी शैली में अधिक रंगों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन चटकीले और उचित अनुपात में अधिक रंगों का इस्तेमाल हुआ। राजस्थानी शैली की जो मुद्राएं हैं वो अपभ्रंश शैली की अपेक्षा लयात्मक और स्वाभाविक रूप से स्पष्ट दिखाई देती हैं। राजस्थानी शैली में काले रंग के फुन्ने, वेणी, ग्रीवा उनकी कमर में, कलाई में आदि में बंधे हुए, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कालबेलिया नृत्य होता है उसमें जो फुन्ने लटका कर वो डांसर्स डांस करती हैं, उसी प्रकार से आरंभिक राजस्थानी शैली में आपको ये फुन्ने नायिकाओं की कटी और कलाइयों में बंधे हुए दिखाई देंगे। तो ये जो बातें थी वो अपभ्रंश शैली की कुछ विशेषताओं को सुधार करने से ये शुरू हुई थी। अब आगे हम देखें तो इसमें राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषताएं हैं उसमें क्या खास बात थी कि जहाँ अपभ्रंश शैली में जो स्थान था वो बहुत छोटा था, सीमित था, क्योंकि ताड़पत्र पर उसके चित्र बन रहे थे, तो 2-2.5 इंच का उनको स्पेस मिलता था। लेकिन यहाँ पर जब कागज़ का विकास हो गया तो यहाँ पर जो चित्र स्थान था वो बड़ा हो गया। तो उससे क्या हुआ कि वास्तु के विकास से, यानी जो आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग वास्तुकला जो है, उस वास्तु का चित्रों में स्थान मिला। तो वास्तु के विकास से अंतराल विभक्ति को नया आयाम मिला, जिसका निखरा स्वरूप जो है वो प्रारंभिक राजस्थानी चित्रों में देखा जा सकता है। इस चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको एक महल और महल के अंतर्गत दृश्य दिखाई दे रहा है पहले वाले पार्ट में। विकास के उत्तर काल में धर्म और भक्ति रस का प्रभाव चित्रों में दिखाई देता है, यानी धार्मिक चित्र बने
और भक्ति रस से संबंधित चित्र बने। संगीत के प्रति लगाव के कारण राग रागिनियों के चित्र बने। जैसे कि हमने बात की थी विषय वस्तु के रूप में, तो यहाँ पर राग रागिनियों के चित्र बने हैं। काव्यों पर आधारित कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र बने। छवि चित्रों के सृजन से अभ्रंश शैली से भिन्न एक नई शैली का विकास राजस्थानी शैली में हुआ। छवि चित्र यानी राजे महाराजाओं के चित्र, पोर्ट्रेट्स, जो अभ्रंश शैली में नहीं बनते थे वो यहाँ पर बनने लगे। 16वीं शताब्दी के आरंभ से ही सवा चश्म चेहरे के स्थान पर एक चश्म चेहरे यानी प्रोफाइल, साइड फेस, जिसको हम बोलते हैं साइड फेस, जिसमें सिर्फ एक आंख दिखाई देती है, वो सवा चश्म चेहरे के स्थान पर एक चश्म चेहरा। जब हम अभ्रंश शैली को देखते हैं तो वहाँ सवा चश्म चेहरा है जिसमें परली आंख का पूरा अंकन किया गया, लेकिन यहाँ पर फेस जो बना वो साइड फेस बना है, यानी जिसमें दूसरी आंख के दिखाई देने का कोई गुंजाइश नहीं रहती। वस्त्रों और वास्तु का सौंदर्यपूर्ण समावेश चित्रों के साथ राजस्थानी शैली में हुआ। स्वतंत्र चित्र वस्ती पर बने। रंगों की विविधता और अलंकरणों में वृद्धि। यहाँ पर रंगन की जो योजना थी वो अभ्रंश शैली की अपेक्षा ज़्यादा विकसित है, और अलंकरण यानी उसके डेकोरेटिव पैटर्न्स में भी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है, विविधता दिखाई देती है। सादी अंतराल व्यवस्था के स्थान पर कई खंडों वाली विभक्ति। जब हम अभ्रंश को देख रहे थे तो वहाँ पर छोटा स्थान होने से उसमें अंतराल विभक्ति का कोई बहुत बड़ी गुंजाइश हमारे पास नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बड़ा स्पेस मिलने से हमें कई खंडों वाली विभक्ति, जैसे कि इस स्लाइड के चित्र में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पट्टियों में चित्र दिख रहा है। ऊपर ही ऊपर आपको आसमान और पीछे पहाड़, फिर उसके बाद महल के अंतर्गत दृश्य, और नीचे डांस करते हुए 4 रूप दिखाई दे रहे हैं, मानव आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। तो अनेक खंडों वाली विभक्ति, यानी पूरे चित्र स्पेस को 3 भागों में 3 पट्टियों में विभाजित कर दिया। तो ये कई खंडों वाली, आगे हम देखेंगे कि और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इसके भाग किए हुए हैं। तो राजस्थानी शैली की ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, कई खंडों वाली विभाजन पद्धति। अब राजस्थानी शैली की जो चित्र थे उसमें विशेषता क्या क्या थी? एक तो छिन्न चित्र। छिन्न चित्र का मतलब कहते हैं सिंगल पेंटिंग्स। छिन्न चित्र यानी एक तो बनता है आपका जो पूरा का पूरा काव्य रचा जाता है, यानी एक तरफ चित्र में लिखावट है और दूसरी तरफ उससे संबंधित चित्र बना हुआ है, यानी पूरी की पूरी पोथी का जो चित्रण हुआ वो तो काव्य चित्रण कहलाया, पोथी चित्रण कहलाया। छिन्न चित्र का मतलब है अलग अलग सिंगल चित्र, और सिंगल चित्र भी यहाँ पर किस पर बने थे? वसली पर। एक चश्म चेहरे। चेहरे कैसे बने? एक चश्म यानी साइड फेसेस। रेखाएं। राजस्थानी चित्रकला की जो रेखाएं हैं वो बहुत सरल हैं, अभिव्यक्तिपूर्ण हैं, गतिशील हैं, सशक्त हैं और किंचित अलंकारिक हैं। रंग यहाँ टेम्परा रंग, यानी जिसको आजकल हम पोस्टर रंग बोलते हैं, पोस्टर कलर्स बोलते हैं, वो टेम्परा रंग। ये टेम्परा रंग अपारदर्शी होते थे, जल रंग पारदर्शी होते हैं, ये टेम्परा रंग अपारदर्शी रंग थे, जिनका चटकीले और आकर्षक रंग विधान में इनको चित्रों को चित्रित किया गया। बाह्य सादृश्य की अपेक्षा भावों के अंकन को प्रमुखता मिली। ये खास बात थी कि चेहरा मोहरा कैसा बनना है वो भावों के अनुकूल, उसको, जैसे कि हमने सादृश्य की बात हम पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, सादृश्य यानी कि प्राकृतिक उपमानों के आधार पर भावों को अभिव्यक्त करना। तो बाह्य सादृश्य की अपेक्षा भावों के अंकन को प्रमुखता दी गई राजस्थानी शैली में। अंतः प्रकृति का सजीव अंकन। अंतः प्रकृति यानी आंतरिक भावों का प्रकटीकरण। संपूर्ण संयोजन में से ही भावों की अभिव्यक्ति हुई है। संयोजन में प्रत्येक वस्तु का अनिवार्य महत्व है, यानी जितनी भी जो भी रूप बना है, जो भी उसमें चित्र में जितने भी रूप बनाए गए हैं वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये चित्र में ना हो तो भी काम चल जाता। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो अंतराल में खंडीय विभक्ति, जिसकी हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी। यहाँ भी जो चित्र दिया हुआ है इसमें आप देख रहे हैं कि पट्टियों में चित्र को विभक्त किया हुआ है। ये खंडीय अंतराल विभक्ति जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थानी शैली की विशेषता है। अलंकारिकता। किंचित अलंकारिकता किन किन में? वनस्पति और पशु पक्षी आदि के अंकन में। परिप्रेक्ष्य यथार्थवादी न होकर भाव और संयोजन के अनुकूल। यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य का मतलब है जो वस्तु ज़्यादा दूर है वो ज़्यादा धुंधली, और जो ज़्यादा पास है वो ज़्यादा स्पष्ट। दूर की चीज़ छोटी और पास की चीज़ बड़ी दिखाई देगी। ये तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य था। इसका इस्तेमाल नहीं करके इन्होंने बहुबिंदु परिप्रेक्ष्य या भावानुकूल परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। काव्यात्मक उपमान। मानवीय आकृतियों में काव्यगत उपमाओं के अनुरूप।
जैसा कि हमने कहा कि काव्य चित्र बने हैं जो उस समय के रीतिकालीन काव्य लिखे गए, उनमें जो उपमान दिए हुए हैं, कवि ने जो उपमान नायक नायिकाओं के मुखमंडल से दिया हुआ है, उन सब मुखमंडल से भाव भंगिमाओं का उपमान प्राकृतिक उपादानों से यहाँ पर भी उन्होंने इसको रूपायित किया है चित्रों में। वहाँ उन्होंने शब्द रूप में उसको व्याख्यायित किया था, यहाँ चित्रकारों ने उन काव्यात्मक उपमानों को रूपायित किया है। कैसे इस चित्र में उतारा है, तो काव्यगत उपमाओं के आधार पर अंग भंगिमाओं का अंकन किया गया। जैसे हम बात करें कि जैसा भाव व्यक्त करना है उसी प्रकार के रूप का अंकन। जैसे मत्स्य नयन, मत्स्य नयन क्या है, यानी मछली के पेट के आकार का अंकन, मत्स्योदर नयन। खंजन सदृश नयन, खंजन एक छोटा सा पक्षी होता है। फर्स्ट ईयर में मैंने इस बात को आपको क्लास में बताया था कि खंजन सदृश नयन, कमलपत्र सदृश नयन, मृगाक्षी आदि विभिन्न प्रकार की आंखें, धनुषाकार भुएं, निम्ब पत्र के समान भुएं। तो इस तरह बहुत सारे प्राकृतिक उपमान हैं जो भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें चित्र में लेने पड़ते हैं। वो काव्यगत उपमान जो कवियों ने अपने काव्यों में व्याख्यायित किया था, उनको चित्रकारों ने यहाँ पर अंकित किया। प्रकृति का अंकन जो है वो भावानुरूप हुआ, यानी प्रकृति वास्तविक यानी स्वाभाविक न होकर मानवीय भावों से रागात्मक संबंध रखने वाली, अर्थात जैसा नायक नायिकाओं के रूप में जो भाव दिखाया गया वही भाव प्रकृति में दिखाया गया। अर्थात नायक नायिका अगर मन से दुखी है तो दुख का ही भाव वहाँ की प्रकृति यानी पेड़ पौधों में आपको दिखाई देगा, आसमान में दिखाई देगा, पशु पक्षियों में दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो दुखी हैं या उनमें दुख का भाव, कष्ट का भाव नायक नायिकाओं में दिखाया है तो गुलाब का फूल खिलता हुआ दिखेगा। तो प्रकृति का अंकन जो है वो मानवीय भावों से रागात्मक संबंध रखने वाली प्रकृति, यानी जैसा भाव नायक नायिकाओं में दिखाया वैसा ही भाव प्रकृति के रूपों में भी दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पर प्रकृति जो है वो उद्दीपन रूप में है, जैसा भाव मानव आकृतियाँ प्रकट कर रही हैं वैसा ही भाव बाकी सारे रूपों में भी व्यक्त हो रहा है। विषय जो थे वो बहुत विस्तृत हो गया था। यहाँ पर राजस्थानी शैली में नायक नायिका भेद यानी विभिन्न प्रकार के नायक और नायिकाओं का अंतर बताया गया उन विशेषताओं के आधार पर, जैसे प्रोषित पत्रिका, खंडिता, विप्रलब्धा, अभिसारिका, बहुत सारी तरह की नायिकाओं का वर्णन साहित्य में मिलता है। उन सभी प्रकार की नायिकाओं का अंकन यहाँ पर किया गया। 12 मासा यानी 12 महीनों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, उस मास की विशेषताओं के आधार पर 12 मासे का अंकन हुआ। भक्ति संबंधी चित्र बने, दरबारी दृश्यों के अंकन हुआ, ऐतिहासिक दृश्य बने, व्यक्ति चित्रण हुआ, लोक जीवन से संबंधित चित्र बने, रागमाला यानी विभिन्न प्रकार की राग रागिनियों का, उन राग रागिनियों की विशेषताओं के साथ अंकन। प्रत्येक राग की अपनी विशेषता है। 6 मुख्य रागे हैं, 6 उनकी रागिनियाँ, 36 रागिनियाँ हैं। उन राग रागिनियों का चित्रण तो प्रत्येक के गाए जाने का समय, प्रत्येक के मौसम का एक विशेष मौसम में ही प्रत्येक राग गाई जाती है, तो उसके अनुकूल राग रागिनियों का वर्णन हुआ। ऋतु वर्णन 6 ऋतुएं मानी गई। उन 6 ऋतुओं के आधार पर ग्रीष्म, शीत और वर्षा, इसके अलावा हेमंत, शिशिर और बसंत, ये 6 प्रकार की ऋतुएं मानी गई। तो इन 6 प्रकार की ऋतुओं मौसम के अनुकूल वर्णन हुआ। रीतिकालीन काव्य पर आधारित चित्र बने। तो राजस्थानी चित्रकला की जो विषय वस्तु है बहुत विस्तृत है। तो ये सारी जो बात थी वो राजस्थानी चित्रकला के बारे में हमने की। यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं आप, उस चित्र में भी यहाँ पर खंडीय अंतराल विभक्ति आपको इस चित्र में दिखेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। थैंक यू सो मच। आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद बताएं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।